इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं समझा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी जो है वो अधूरी है। तो बिना रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को समझे हुए, बिना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी किए हुए हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को समझेंगे, हम उनका कंसेप्ट देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और उसी के साथ साथ हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो जब मैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ देशों का एक ग्रुप होता है, कुछ गिने चुने या फिर कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक ग्रुप होगा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कुछ देश उसमें आते हैं, एक एसोसिएशन होता है कुछ देशों का जो कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जो कि कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, या फिर जो कि कॉमन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, जहां पे हम देखते हैं कि फिलीपाइंस आता है, मालदीव्स आता है, फिलीपाइंस आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, वियतनाम आता है। ये हमारा एक साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, राइट। मान लो यहां की कंट्रीज मिलकर अपना एक ग्रुप बनाती हैं, उस ग्रुप एक अपना मिलके एसोसिएशन बनाती हैं। उस एसोसिएशन के बनाने के पीछे का मोटिव क्या है? हो सकता है कि इनको इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बिल्ड करना हो सकता है कि इनको क्या करना हो, सिक्योरिटी को मेंटेन करना हो सकता है कि इनको इनको कोई सिक्योरिटी का चैलेंज हो सकता है कि इनको इन्वायरमेंट को मिलके टैकल करना हो सकता है कि इनको कोई पॉलिटिकल कोऑपरेशन बिल्ड करना हो सकता है कि इनको ट्रेड के रिलेटेड कोऑपरेशन बिल्ड करना हो। तो कोई भी रीजन हो सकता है इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे या फिर इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया दैट कम टुगेदर टू वर्क ऑन कॉमन गोल्स एंड चैलेंजेस सच एज ट्रेड, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन। सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रीज का ग्रुप होता है एक स्पेसिफिक एरिया से। जैसे स्पेसिफिक एरिया की मैंने एग्जांपल दी आपको, साउथ ईस्ट एशियन जो एक रीजन है, एक एरिया है, वहां से कुछ कंट्रीज जो है वो मिलके एक एसोसिएशन बना रही है, एक ग्रुप बना रही है, ताकि वो अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें, ताकि वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव कर सकें, ताकि वो अपने चैलेंजेस को, जो उनका कॉमन चैलेंज है, उसको टैकल कर सकें। उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तो कॉमन इंटरेस्ट उनका ये हो सकता है कि उनको आपस में डेवलपमेंट करनी है, मिलजुल के डेवलपमेंट करनी है, और आपस में ट्रेड को बढ़ाना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बिल्ड करना है, एक दूसरे को मदद करनी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन करना है, म्यूचुअल हेल्प करना है एक दूसरे को, ताकि ये अपने आप को डेवलप कर सकें। हो सकता है कि इनको अपने कल्चर को डेवलप करना हो, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना हो सकता है कि इनके ऊपर चाइना का खतरा तो इस चाइना के खतरे को इनको मिलके जो है वो टैकल करना हो सकता है कि अफ्रीका में, जो जैसे अफ्रीका एक रीजन है, तो अफ्रीका में से कुछ देश मिलके अपना एक एसोसिएशन बना दें, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें, ताकि वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर सकें। हो सकता है कि वहां पे इन्वायरमेंट के चैलेंजेस हो, तो वो इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को मिलकर एड्रेस करेंगे। इसको हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी है वैन लेफिन्स ने। वैन लेफिन्स जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर है, उनका ये कहना है दैट a regional organization is a voluntary association of sovereign states within a certain area or having common interest in that area for joint purpose। तो वैन लेफिन्स का ये कहना है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक ग्रुप होता है कंट्रीज का, इंडिपेंडेंट कंट्रीज का या फिर सोवरेन कंट्रीज का एक ग्रुप होता है, जो देश आजाद है उनका ये एक क्या है, ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, जिसमें वो कॉमन पर्पस के लिए, जॉइंट पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, जो उनके कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, कॉपरेशन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आपस में। तो इसको हम क्या कहते हैं? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन या कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया जाता है, क्या रीजंस होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे, क्या मोटिव होता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे, क्या पर्पस होता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे। तो मैंने आपको पर्पस या मोटिव इसका पहले बता दिया है आपको कि इकोनॉमिक को, कोऑपरेशन को इनको डेवलप करना है, सिक्योरिटी के चैलेंज इनको हो सकता है, लेकिन फिर भी हम डिटेल से इनके रीजंस को डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं, रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला है सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया सिक्योरिटी के पर्पस के लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। सिंपल सी एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आता है, जो कि जिसमें हम देखते हैं फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब देश वहां पे आते हैं। इसको हम साउथ ईस्ट एशिया का रीजन कहते हैं। हो सकता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस हो इस रीजन के अंदर, चाइना बार बार तंग करता हो इस रीजन के देशों को, इस रीजन की कंट्रीज को। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जो साउथ चाइना सी है वहां पे चाइना बार बार इंटरफेरेंस करता है। हो सकता है कि चाइना इस रीजन की कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करता हो, तो इन कंट्रीज को चाइना का खतरा है, थ्रेट है, सिक्योरिटी का थ्रेट है। अब एक देश मिलके, अकेला मलेशिया मिलके क्या चाइना का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या अकेला इंडोनेशिया मिलके चाइना का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता है। चाइना एक सुपर पावर है। तो
ये जो कंट्रीज हैं इस रीजन की, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, एक एसोसिएशन बनाएंगी, ताकि ये मिलके चाइना का सामना कर सकें, राइट। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो हमारे पास सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो क्यों बनाया गया था? नेटो इसलिए बनाया गया था क्योंकि रशिया का खतरा था यूरोपियन कंट्रीज को। रशिया जो था वो यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा था, वहां पे अपनी गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश कर रहा था, उन कंट्रीज को कैप्चर कर रहा था, इन्वेड कर रहा था। रशिया का सामना अकेला कोई यूरोप का देश मिलकर नहीं कर सकता था। तो यूरोप के देशों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया सिक्योरिटी के लिए। यूरोप के देश आपस में मिलकर सामने आए, यूरोप के देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, ताकि वो सब देश मिलके रशिया का सामना कर सकें, सोवियत यूनियन का सामना कर सकें। तो नेटो हमारे पास उभर करके आता है। हमारे पास सेंटो है, जैसे कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास एक सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी के पर्पस से सेंटो को बनाया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास वार्सा पैक्ट आता है। वार्सा पैक्ट जो है वो नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया था। यूरोप के कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया नेटो, जो कि रशिया का सामना करेगा, सोवियत यूनियन का सामना करेगा। वहीं दूसरी ओर रशिया ने भी, और रशिया के साथ कुछ देश थे, उन्होंने भी मिलकर अपना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसको हम वार्सा पैक्ट कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पर्पस क्या होता है, सेकंड रीजन क्या होता है? इकोनॉमिक असिस्टेंस। इकोनॉमिक असिस्टेंस के अंदर हम देखते हैं कि हो सकता है कि अलग अलग देशों को, एक रीजन के देशों को आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बिल्ड करना है। एक दूसरे, जो उस रीजन के देश हैं, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी कैसे होगी? जब एक दूसरे से वो कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे देश में वो ट्रेड आने जाने देंगे, फ्री ट्रेड जब होगा वहां पे, जब एक दूसरे को वो हेल्प करेंगे, इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे, जब एक दूसरे देश को वो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देंगे। सो टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट थ्रू म्यूचुअल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं दोबारा से आपको एग्जांपल देता हूं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, राइट, जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज आती हैं। मान लो इन कंट्रीज को जो है अपने रीजन को डेवलप करना है, राइट। मान लो साउथ ईस्ट एशिया रीजन को इनको डेवलप करना है, तो ये कंट्रीज आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगी। उस एसोसिएशन के तहत ये मिलकर काम करेंगी, कोऑपरेशन से काम करेंगी और अपने आप को डेवलप करेंगी, सारे के सारे रीजन को डेवलप करेंगी। तो ये एक दूसरे को हेल्प करेंगी, इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगी, लोन देंगी, एड्स देंगी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देंगी, ताकि ये अपने रीजन को डेवलप कर पाएं, ताकि ये सारी कंट्रीज मिलकर अपने आप को डेवलप कर पाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर ये कर पाएं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल मैंने आपको एक सिंपल सी दे दी, लेकिन रियल एग्जांपल क्या है इसकी? जैसे यूरोपियन कम्युनिटीज आता है, ईसी, जैसे लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आता है, लेफ्टा जिसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक असिस्टेंस या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसके पीछे का रीजन हो सकता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का रीजन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसके अंदर आता है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो हो सकता है कि एक रीजन की कंट्रीज को आपस में पॉलिटिकली कोऑपरेट करना है या फिर पॉलिटिकल कोऑपरेशन को डेवलप करना है, बिल्ड करना है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? मान लो कि उनको वहां पे सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, वहां पे पीस मेंटेन करनी है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, वहां पे गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना है, राइट। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एक रीजन है, जैसे कि दोबारा से मैं एग्जांपल लेता हूं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। ये एक रीजन है, ये रीजन जो है यहां की कंट्रीज जो है वो मिलकर, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, राइट, ये कंट्रीज मिलकर क्या कर रही है? अपना एक एसोसिएशन बना रही है। उस एसोसिएशन को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि वहां पे पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बिल्ड किया जाए, वहां पे पीस लाई जाए, वहां पे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, वहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, वहां पे लिबरलिज्म को प्रमोट किया जाए, वहां पे फेयर गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए, वहां पे गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए। इसकी एग्जांपल हमारे पास रियल एग्जांपल क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAS जिसको हम कहते हैं, अमेरिकन यूनिटी, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिटिकल कोऑपरेशन के बेसिस के ऊपर जिनको जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, उनकी एग्जांपल्स ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, अमेरिकन यूनिटी, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एटसेट्रा। तो इसका क्या मतलब पॉलिटिकल कोऑपरेशन के अंदर क्या आता है? जैसे पीस को डेवलप करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, गुड गवर्नेंस करनी है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, तो ये सब पॉलिटिकल कोऑपरेशन के अंदर आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रीजन क्या होता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे। तो रीजन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर सिक्योरिटी, उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक असिस्टेंस, और थर्ड हम देखते हैं पॉलिटिकल कोऑपरेशन।
तो आइए अब समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो मैंने पहले से आपको बता दी हैं, ये सिर्फ रेपिटेशन होगी दोबारा, लेकिन दोबारा से मैं बता देता हूं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के। तो सबसे पहले आता है रीजनल कॉपरेशन, कि रीजनल कॉपरेशन को बिल्ड करना है, उस रीजन के अंदर कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन लाना है, मतलब कि रीजनल कॉपरेशन बिल्ड करना है, सहयोग बिल्ड करना है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उस रीजन की कंट्रीज के बीच में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके और ओवरऑल रीजन की डेवलपमेंट की जा सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रीजनल कॉपरेशन को बिल्ड कर सकें, मतलब जिस रीजन में जो एसोसिएशन बनाया गया है, जिस रीजन की कंट्रीज के द्वारा ये एसोसिएशन बनाया गया है, उन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बिल्ड किया जा सके ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और ओवरऑल रीजन की डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर उस रीजन में किसी दो कंट्रीज के बीच में या अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड किया जा सके। मान लो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व किया जा सके ताकि पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके उस रीजन में, ओवरऑल पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके उस रीजन में। उसके बाद थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव आता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो मैंने आपको बताया है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, कि उस रीजन की कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, सारे देश मिलकर जो है अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, ताकि अगर उनके ऊपर कोई थ्रेट उनको अगर होगा, उनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो सारे मिलकर उसका सामना करें। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है बैलेंस ऑफ पावर, ताकि पूरी दुनिया के अंदर पावर को बैलेंस किया जा सके। ऐसा ना हो कि चाइना ही पूरी दुनिया को चलाए, चाइना ही सुपर पावर बन जाए, बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना को मिलकर काउंटर कर रहे हैं, ताकि चाइना अकेला जो है वो पूरी दुनिया को ना चलाए, चाइना अकेला जो है वो सुपर पावर ना बन जाए। चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पावर को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह हुआ कि पावर किसी एक देश के हाथ में नहीं है, एक देश ही अल्टीमेटली पावरफुल नहीं है या फिर एक्सट्रीमली पावरफुल नहीं है, बल्कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मिलके देश जो है वो एक ग्रुप बना के चाइना का सामना कर रहे हैं और पावर को बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है कलेक्टिवली रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से देश जो होते हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, जैसे यूनाइटेड नेशन के सामने। यूनाइटेड नेशन के सामने अगर साउथ ईस्ट एशिया का एक देश चला जाएगा तो उसकी शायद नहीं सुनी जाएगी, लेकिन सारे देश मिलकर जब उधर जाएंगे तो उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज में क्या होता है, एक बच्चा प्रिंसिपल के पास चला गया तो शायद उसकी नहीं सुने प्रिंसिपल, लेकिन जब पूरी क्लास के बच्चे प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो प्रिंसिपल के सामने उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में अगेन सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कि अगर अलग अलग देशों के बीच, उस रीजन के अंदर जो कंट्रीज है उनके बीच कोई डिफरेंस चल रहा है उसको सेटल करना है, उसको रिजॉल्व करना है। उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करना है, कोई मतभेद है, मनभेद है, उसको रिजॉल्व करना है। उसी के साथ साथ टू बिल्ड कंटिन्यूस सेल्फ हेल्प, तो उस रीजन के अंदर सेल्फ हेल्प को डेवलप करना है, सेल्फ सफिशिएंसी को डेवलप करना है, सेल्फ रिलायंस को डेवलप करना है, ताकि उस रीजन के देश जो है वो किसी बड़े देश के ऊपर डिपेंड ना रहें, ताकि वो उस रीजन के देश जो है वो बाकी देशों के डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहें, बल्कि खुद ही वो अपने आप को एक दूसरे को हेल्प करें और खुद ही अपने रीजन को डेवलप करें। मतलब कि अपने घर के अंदर ही या फिर अपनी फैमिली के अंदर ही तुमने अच्छे से मिलकर काम करना है, अपने रीजन के अंदर ही एक दूसरे की हेल्प करनी है, ताकि आप दूसरे रीजन के ऊपर डिपेंड ना रहें। उसके बाद इसके अंदर आता है कम टुगेदर फॉर कंसल्टेशन ड्यूरिंग थ्रेट। तो सारे देश आपस में मिलके मतलब ग्रुप बना के आते हैं, सारे देश एसोसिएशन बनाते हैं, सारे देश इकट्ठे मिलके जो है वो कंसल्टेशन करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई थ्रेट आ रहा है, कोई उनके ऊपर चैलेंज है, तो मिलके उसको डिस्कस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। एग्रेशन अगेंस्ट वन इज थ्रेट टू ऑल। यहां पे ये माना जाता है कि अगर एक के ऊपर एग्रेशन है, अगर एक के ऊपर अटैक होगा एक देश के ऊपर उस रीजन में, तो सभी के ऊपर अटैक है वो। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना अगर फिलीपाइंस के ऊपर अटैक करता है तो ये समझ लो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन के ऊपर सभी के ऊपर वो अटैक हो रहा है, क्योंकि आज फिलीपाइंस के ऊपर हुआ है, कल तुम्हारे ऊपर भी होगा। तो ये यहां पे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।